हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। जिस घड़ी का सबको बेसब्री से इंतजार था, 2 दिन की हमारी मेहनत और इस पूरे फेस्टिवल में जो भी हमें सीखने को मिला, उसका आज सिर्फ आज के लिए समापन है। ये तो प्रोसेस हमेशा चलते ही रहेगा। नव प्रवर्तन महोत्सव यानी कि इनोवेशन फेस्टिवल 2025-26 जो कि आयोजित किया गया आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल, जो कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की इकाई है। और इसे पूरा सपोर्ट मिला एमपी स्टार्टअप सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई, गवर्नमेंट ऑफ एमपी। इसके सहयोग से इस 3 दिन के कार्यक्रम में 3 अलग-अलग कैटेगरी में इस पूरे महोत्सव का आयोजन किया गया। तो इसी अवसर पर हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि श्री चौबे सर, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के कुलपति हमारे साथ उपस्थित है। तो मैं सर से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही हमारे केंद्र के मुख्य श्री साकेत सिंह कौरव सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर का साथ दे और मंच पर विराजमान हो। हम सब की तरफ से मैं सर से पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि सर हमारे मुख्य अतिथि का फ्लावर पॉट देकर हम सब की तरफ से, हमारे काउंसिल की तरफ से, एमपी स्टार्टअप सेंटर, गवर्नमेंट ऑफ एमपी की तरफ से सर का स्वागत करें। जोरदार तालियों से आप सर का सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद में हमारे साकेत सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समापन समारोह में इस पूरे नवप्रवर्तन महोत्सव की भूमिका को तथा अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें सर। थैंक यू राजेश। आ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बढ़ चढ़कर इन 3 दिनों में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो भी आपको देखने विजिटर घूमने आ रहे हैं, बच्चे मिलने आ रहे हैं, तो आप प्रेरणा के रूप में उनको भी इंस्पायर किया। आपका जो कमाल का काम था, उसका प्रदर्शन इस बात का बहुत इंस्पायरिंग द्योतक है कि वो यहाँ तक पहुँचा है। इसका मतलब है कि वो और आगे भी अभी जाना है। ये तो सिर्फ शुरुआत है कि आप राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनोवेशन और नवाचार की दुनिया में और बेहतर कर सकें। तो आंचलिक विज्ञान केंद्र के पूरे परिवार और हमारी परिषद, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कोलकाता की ओर से आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। आप सबके इन 3 दिन के खास प्रदर्शन, जिसमें जजमेंट ने हमें एक चीज़ पता चली कि बहुत डिटेल में, बहुत मेहनत के साथ, तैयारियों के साथ आप आए। ये बहुत अच्छी बात है कि जो बच्चे और जो लोग आपके काउंटर विज़िट करने आए होंगे, उनको भी प्रेरणा मिलेगी। जब आप कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? और यही इंस्पिरेशन के साथ इस नवाचार भाव को आगे ले जाने का ये जो प्रेरणा है इनोवेशन फेस्टिवल की, नवप्रवर्तन महोत्सव की, हमारी काउंसिल का ये प्रेस्टिजियस प्रोग्रामों में से एक होता है, जिसमें मूलतः इनोवेशन हब फैसिलिटीज के स्वरूप ये वर्ष में एक बार एक बड़ी इवेंट आमतौर पर हम करते हैं। और इसमें नए नए मौके बच्चों को मिलते हैं, जिससे सर इन 3 दिनों में बच्चे उस कार्य को प्रदर्शित अकेला ही नहीं करते, साथ ही साथ में उनको और भी जो हमारे विजिटर्स होते हैं, खासकर स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी, जाने माने एक्सपर्ट्स से हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे भी प्रोग्राम करते हैं, और साथ ही साथ में स्टार्टअप और इकोसिस्टम के बारे में भी। तो पहले दिन हमारे साथ जिस तरीके से उद्घाटन हुआ, सेकंड डे में एक वर्कशॉप हुई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर। मैनेट के एक एक्सपर्ट मैडम भी हमारे साथ प्रोफेसर मोहिंद्रे थी। और आज सुबह डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आरआर कैट से डॉक्टर पॉल थे, जो कि उनकी एक स्टार्टअप कंपनी है जो आरआर कैट ऑपरेट करता है फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो उन्होंने सुबह विकसित भारत की थीम पर स्टार्टअप कल्चर को बच्चों के तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और दोनों दिन की कार्यशालाएं बच्चों ने बड़े बढ़ चढ़ के जोर शोर से, उनके शिक्षकों ने, क्योंकि शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इस इकाई में, किस तरीके से वो गढ़ते हैं विद्यार्थियों का भविष्य, उसका योगदान भी बड़ा बहुमूल्य होता है। तो उस वेला में आज का ये समापन है, और आपके आशीर्वचन और कर कमलों से सर बच्चों को आगे की प्रेरणा के लिए आज उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। पुरस्कार जिसको मिलता है, वो उन पुरस्कारों में से
रिलेटिवली कंपैरेटिवली एक बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। लेकिन विजेता हम सब होते हैं, क्योंकि ये शुरुआत है, ये जर्नी है। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या कंसोलेशन प्राइज़ ही इनोवेशन आगे करेगा, ये गारंटी पूरी नहीं है। वो तो प्रेरणा और प्रोत्साहन है, लेकिन जो यहाँ जिस जज़्बे से आप आए या आप दूसरों की प्रेरणा बने, तो ये आप कितने हज़ारों लाखों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और वो एक स्टार्टअप, एक इनोवेशन स्पिरिट में किया गया नया कार्य किसी भी फील्ड में एक बड़ा banyan ट्री बन सकता है बरगद दूसरों की इंस्पिरेशन के लिए। तो आप सब, आपके शिक्षक और आपके विद्यालय, महाविद्यालय और जो ग्रास रूट इनोवेटर के हमारे किसान परिवार से छोटे अपने अनूठे प्रयोगों के साथ यहाँ पहुँचे हैं, वो सब कमाल की जोरदार तालियों के हकदार हैं। तो हम सबके लिए एक बार करतल ध्वनि से उनके इस समर्पण का बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं और वंदन भी करते हैं। कार्यक्रम के बेला को और समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि हर वर्ष हम मध्य प्रदेश सरकार के कई विभागों के साथ जुड़ के कुछ न कुछ शैक्षणिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें से इसका खास रूप से डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई का एक इंस्टीट्यूट है, एमपी स्टार्टअप सेंटर, उसके सहयोग से ये कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। और उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन और स्कूल के अदर जो बोर्ड्स हैं, उन सब ने हमें सहयोग दिया ताकि हम अधिक से अधिक तक लोगों तक जानकारी पहुँचाने का प्रयास करें। फिर फाइनल जो नंबर आएगा, वो तो होगा ही। इसी बात पे मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। एक जिज्ञासु, समर्पित और विज्ञान कि दुनिया से अपने भविष्य को गढ़ने वाले उस दृष्टिकोण के निर्माण में आगे बढ़ने वाली इस पीढ़ी का हम अभिवादन करते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारत के आत्मनिर्भर भारत बनाने में किसी भी प्रकार से हम पीछे नहीं हटेंगे और उस विकसित भारत की कल्पना को सजीव साकार रूप देने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी बात पे आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री एस.सी. चौबे सर, कुलपति राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल को आमंत्रित करता हूं कि वो आकर हमारे बच्चों को यहाँ पर प्रोत्साहित करें, इंस्पायर करें अपनी स्टोरी से, अपने अनुभव से। सर प्लीज़। इस सभागार में उपस्थित श्री साकेत सिंह कौरव जी, ग्रेटर ई एवं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, रीजनल साइंस सेंटर भोपाल, शिक्षकगण, प्राचार्य और भारत के भविष्य के निर्माता हमारे सभी छात्र और छात्राएं, बच्चों के साथ संवाद करना ये सभी लोगों के लिए बड़ा सुखद रहता है और ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो और उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जब भी किसी बच्चे या कॉलेज के पास में आता है, तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि शायद यही सबसे अच्छा व्यवसाय है, यही सबसे अच्छी उसकी सर्विस है। आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों ने जो मॉडल प्रस्तुत किए हैं, उससे इनोवेशन जो फेस्टिवल का एक सफल आयोजन हो सका है, उसके लिए हम कोऑर्डिनेटर और सभी भी जितने भी यहाँ सहभागी रहे हैं, उनको हार्दिक बधाई दे रहा हूँ। और ये जो मॉडल आप लोगों ने प्रस्तुत किए हैं, ये मॉडल ये शो करता है यह कि हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है, जो आप सब जानते हैं, विकसित भारत 2047 विज़न है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। यह मॉडल ही
शो करता है, यह इंडिकेट करता है कि हम निश्चित रूप से जो एक विज़न है, जो एक हमारा स्वप्न है विकसित भारत 2047 का, हम निश्चित रूप से उसमें सफल हो जाएँगे और 2047 में ये भारत एक विकसित देशों की कैटेगरी में खड़ा हो जाएगा। अब बात करते हैं विकसित भारत 2047। क्या विकसित भारत 2047 में हमारे पास में क्या परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं जिसके अनुसार हम बहुत अगर अगर हम बात करते हैं कि आज जो विकसित देश हैं, उनके क्या-क्या पैरामीटर्स हैं जिससे कि वो आज बोले जाते हैं कि भाई वो विकसित भारत हैं। तो हम बोलते हैं कि भाई उनकी 20 ट्रिलियन जीडीपी है। आज हमारे भारतवर्ष की कितनी है? ये बहुत समाचार में भी आप इसको पढ़ेंगे, हर जगह न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे और अभी तो जो बजट सेशन चल रहा है, इसमें ये कई बार हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, उन अपने उद्बोधन में भी इस बात को बोलते हैं कि अभी आज जो है हमारे अराउंड 4 ट्रिलियन डॉलर यूएसडी डॉलर। तो 4 ट्रिलियन से हमें लगभग 15 से 20 ट्रिलियन डॉलर तक जाना है। पहला तो ये उद्देश्य है। अब वहाँ तक जाने में हमें ग्रोथ रेट क्या चाहिए, जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या चाहिए? आज हमारा जीडीपी जो हमारा ग्रोथ है, जो अभी बताया है, आज आपने समाचार पत्र में भी पढ़ा होगा, ये है लगभग 6.7 से लेकर के 7 टू 7.3% की ऐसी संभावना है कि जो 26-27 में होगा, वो लगभग हम 7% से ऊपर कर सकेंगे इसको। प्राप्त कर सकें। अभी भी हमारा 6.5% चल रहा है और पर्टिकुलरली जो एसएमई में देखें वो तो 7% से ऊपर चला गया है। तो ये भी आप ये बहुत बड़ा द्योतक है, बहुत बड़ा इंडिकेटर है। आप लोग जब जीडीपी की बात करते हैं या ग्रोथ की बात करते हैं संभवतः आप इसको एक तरह का वो जो फ़ील होती है वो नहीं आया होगा आपके पास में। जब हम बात करते हैं 6.5% या 7.5% व्हाई वी शुड बी हैप्पी दैट व्हेन वी आर गोइंग बियॉन्ड 7% और 8%। इवन आप देखें कि आप आज यूएसए की बात करें या दूसरे जो लीडिंग कंट्री हैं, उनकी बात करें तो वो उनका तो 2.5% है, 2% है, हमारा 7% है। व्हाई वी नीड टू मेंटेन 7% मोर देन 7%? और यदि 0.1% का भी डेविएशन होता है, यदि ये 1% का भी नीचे आता है, तो उसमें हमारे जो लाखों भाई-बंधु हैं, वो बेरोज़गार के स्तर पे आ जाते हैं। सीधी-सी बात है यदि मैंने कोई इंडस्ट्री खोली है, इंडस्ट्री में हमने 10 लोगों को एम्प्लॉय किया, तो 10 लोगों को एम्प्लॉय करने का मतलब ये हुआ कि हम उनको सैलरी पे कर रहे हैं, हमारा जो अ, अर्निंग है वो बहुत आगे आ चुकी है, तो ये डायरेक्टली इट इज़ गोइंग टू ऐड इन आवर जीडीपी, देश के जीडीपी में ऐड हो रहा है। हुँ? तो मतलब आपको रोज़गार मिल रहा है। यदि ये हम यदि ये 0 हो जाए, हमने विथड्रॉ कर लिया, अभी नहीं करना है, तो हमारे जो 10 एम्प्लॉयी होंगे, वो बाहर आ जाएँगे। तो कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है जीडीपी से, इसको आप फ़ील करिएगा, फ़ील करिएगा उस स्पीड से कि कैसे हमको और आज आप सभी जानते हैं कि जो हम सभी लोगों की चुनौती बना हुआ है। एज़ ए शिक्षक हमें भी ये दिन-रात चिंता रहती है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो छात्र हैं, उनको किस तरह से एक रोज़गार प्रोवाइड करवाया जाए। आप सभी लोग रोज़गार के लिए चिंतित रहते हैं। आज तो ऐसा कोई नहीं चाहे छात्र हों, चाहे छात्राएँ हों, सभी को मैदान में आना है, सभी को संघर्ष करना है और ये भी सुनिश्चित कर लें कि अब वो भी चाहे वो गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो कि एक जो था कि हम 10 से 5 कार्य करेंगे, 10 से 6 कार्य करेंगे, अब वो भी कोई बंधन नहीं है। वो आवश्यकता के अनुसार हो सकता है कि आपको 12 घंटे भी जॉब करना पड़े, 13 घंटे भी करना पड़े उस ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए क्योंकि उस ऑर्गेनाइज़ेशन को सर्वाइव करना है, तो उससे कम्पीट करना पड़ेगा, डोमेस्टिक लेवल पे भी कम्पीट करना पड़ेगा और ग्लोबल लेवल पे भी सम कम्पीट करना पड़ेगा। तो जो अब हम जब बात कर रहे हैं कि विकसित भारत के लिए, तो विकसित भारत में और हम जब बात कर रहे हैं कि हमें जीडीपी को ग्रो करना है, तो एक जो क्या ऐसा हो सकता है? क्या हमने 10 स्टार्टअप शुरू कर दिए तो हम उस लेवल पे पहुँच जाएँगे? क्या हमने एक प्रोडक्ट, एक मशीन बना ली तो क्या उस लेवल पे हम पहुँच जाएँगे? संभवतः ऐसा नहीं है। ये सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें जो नवाचार है, हमारा जो इनोवेशन है
उस पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो आप देखेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का किसी भी स्पीच पर जब वो इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं या नेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे बात करते हैं, तो वो इस बात पर ज़रूर जोर देते हैं कि हम नवाचार, हमारा इनोवेशन तो है चाहे वो किसी लेवल पर भी हो। और ये भी बात करते हैं कि जो इनोवेशन की शुरुआती दौर है, वो प्रारंभ होती है बच्चों के साथ में। तो ये जो बच्चों के साथ में जब हमारा नवाचार शुरू होना है, तो जो बच्चों के साथ में हमें एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा जिसको हम इनोवेशन इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं। और उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में क्या है कि उन्होंने प्रावधान किया जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिटी 2020 सभी आप लोग जानते होंगे 2020 और कई बार आप अपने सेमिनार में, वर्कशॉप में आपने आपने पार्टिसिपेट भी किया होगा उसमें जाकर के, तो उसको भी समझने की कोशिश करिएगा कि जो हमें पूर्व में हमारी शिक्षा पद्धति थी और 2020 की जो शिक्षा पद्धति में एक आमूल-चूल परिवर्तन आया है, उसमें क्या चेंज है, क्या फ़र्क पड़ता है? पहले हम शायद स्किलिंग के बारे में बहुत कम बात करते थे। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक स्किलिंग। आज साउथ कोरिया में 95% विद्यार्थी यदि स्कूल और कॉलेज के बाहर जाता है, तो उसके पास एजुकेशन के साथ-साथ एक स्किलिंग होती है। इसलिए आप देख सकते हैं एक कंट्री जहाँ बहुत कम आबादी है, वहाँ के भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, रिलायबल होते हैं। हमारे पास में भी कुछ ऐसी स्किलिंग होनी चाहिए, जिससे कि जब हम एक इंस्टीट्यूट से बाहर जाएँ तो ठीक है, हम पीएससी की प्रिपरेशन करेंगे, यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे, कैंपस प्लेसमेंट भी होगा, लेकिन एक स्किलिंग हमारी जो बी की प्रिपरेशन होगी, वो हमारे पास होनी चाहिए, उसकी होनी चाहिए। तो अब एक हमारे पास में बच्चों के लिए सोचना है कि भई आपने एक मॉडल प्रस्तुत कर दिया। ये क्या मॉडल प्रस्तुत करके और लोगों को बता देना ये अंत है? नहीं। इस मॉडल को आप हमेशा अपने बिज़नेस से जोड़िए। इस मॉडल को आप देखिए कि हाउ टू अर्न द मनी। हम जो भी कार्य करें, सभी भी अभी कोई भी कार्य करें तो आप इसको 2 चीज़ से अवश्य जोड़िए कि हाउ टू अर्न द मनी, हाउ टू टेक दिस योर मॉडल टू फ्रॉम लैब टू द मार्केट। ये भी बहुत ज़रूरी है। हमारे एकेडमिशियंस में एकेडमिक्स वर्ल्ड में हमने जो देखा है, एकेडमिक वर्ल्ड में और ये लगभग सभी की राय है कि हम लोग जो भी लैब में काम करते हैं, हम बहुत उत्साहित होते हैं, उत्साहित होना भी चाहिए। सभी लोग मेहनत करते हैं रात-दिन, लेकिन जब हम मार्केट की बात करते हैं, तो 10% ही हमको सक्सेस मिलती है। तो ये जो 10% को हमें और आगे चलना है क्योंकि हम इतना इन्वेस्ट करते हैं आकर के लैब में और उसका अगर हमको वापस पैसे नहीं मिलेंगे, तो जो एक इन्वेस्ट कर रहा है वो भी अगली बार से बंद कर देगा। रिसर्च ग्रांट भी बंद कर देगी गवर्नमेंट की जब आपके इंस्टीट्यूशंस में कोई रिसर्च आउटपुट नहीं मिल रहा है, आउटपुट इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू, आउटकम्स इन टर्म्स ऑफ द मनी। और आप देखेंगे जहाँ पर भी आप मनी की बात करते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि यू विल गेट समथिंग फ्रॉम आउट ऑफ इट, आपका इंटरेस्ट ऑटोमैटिकली क्रिएट हो जाता है। लेकिन मनी का मतलब ये नहीं है कि आप अनएथिकल वेज में आएँ। तो जब भी आप कोई कार्य करें, जब भी आप कोई इनोवेशंस करें, इनोवेशन का तो वैसे मतलब यही होता है कि जब आप कार्य कर रहे हैं तो उसका जो प्रभाव है, एक बृहत लोगों को सामाजिक जो समस्याएँ हैं, उनको दूर करने में आप इनोवेट कर रहे हैं क्योंकि जो भी आप इनोवेशंस कर आज जो भी मॉडल आपने बनाया है उस मॉडल का इम्पैक्ट हमारे सामाजिक समस्याओं को दूर करने में क्या होगा उसी भाव से ही हमें अपने मॉडल को क्रिएट करना है मॉडल को क्रिएट करना और दूसरा जो एक जर्नल्स होते हैं जिसमें कि हम अपने पेपर पब्लिश करते हैं आप जो छात्र सीनियर छात्र हैं उनको ये उससे ये परिचित होंगे कि अगर हम जर्नल में पेपर पब्लिश करते हैं तो पब्लिश कर तो हम देते हैं लेकिन ये भी ध्यान में रहता है कि ठीक है, जो प्रैक्टिकल पर्सन है उसको इस जर्नल से माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट करेगा। आप लोगों ने जो मॉडल बनाया है, उस मॉडल में आपने आपको इनोवेशन का कितना परसेंटेज आप इसको क्या ला सकते हैं कि इनोवेशन का कितना परसेंटेज है? जब तक आप इनोवेशंस जो आपका एजुकेशन है, एजुकेशन को आप साथ में नहीं लाएँगे, तब तक आप प्रोबेबली जो इनोवेशन का मूल मकसद है, उसको प्राप्त नहीं कर पाएँगे। क्योंकि एक बार आपने इनोवेट किया, आपने पता होगा आपको कि कोई भी स्टार्टअप है, वो उसको कुछ समय बाद में
कोई 2 करोड़, 1 करोड़ में उसको सेल आउट कर देता है। उसको पता रहता है कि इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। आज हमने इसको इनोवेट करके बना लिया, हो सकता है कि कल इसकी मार्केट वैल्यू नहीं हो। इसलिए मार्केट वैल्यू में रखने के लिए हमें ग्लोबल कम्पीट करना पड़ेगा। तो ये जो हम इनोवेशंस कर रहे हैं, हम कर क्यों रहे हैं? कभी आपने सोचा कि हम इनोवेशन कर क्यों रहे हैं? क्या हमें जॉब मिलेगा? क्या हम इससे स्टार्टअप्स लेंगे? तो हमें जो 4-5 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जिस तरह से आप पहले भई हमें विकसित भारत के लिए कुछ करना है, इकोनॉमी बढ़ानी है हमको। हमें इकोनॉमी बढ़ानी है। हमें ग्लोबली हमारे प्रोडक्ट को कम्पीट कराना है। तो कंटीन्यूअस हमारी प्रोसेस चलती रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया, उस इंस्ट्रूमेंट की आज आपने एक्यूरेसी 0.5% रखी है। लेकिन आप सोचते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट की कल उपयोगिता रह जाएगी? जब आपसे दूसरा कोई भी कम खर्च में, कम पैसे में 0.1% की एक्यूरेसी का उपकरण उपलब्ध करा देता है, तो हम आपसे क्यों लेंगे? और जो हम जब इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे बैठे हुए हैं, तो मुझे ये भारतवर्ष में है या जर्मनी ने बनाया है या उससे उसको फ़र्क नहीं। हमें जहाँ पर भी कोई चीज़ सस्ती मिलेगी, हम उसको ले लेंगे। आज आपने टैरिफ की भी बहुत बात सुनी होगी, तो आप क्या फ़ील आता है कि यूएस ने टैरिफ बहुत बढ़ा दिया है, 50% कर दिया है। आज यूए ने कब कर दिया है। आज उन्होंने बताया कि हम आपके लिए ओपन कर देंगे कि आप हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कार है उसको आप ले सकते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर टैरिफ बढ़ा दिया तो हम अपना जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को यूएस में तभी बेच सकते हैं जब वहाँ से हम कम्पीट करें, वहाँ की मार्केट से कम्पीट करें। तो वहाँ की मार्केट को कम्पीट करने के लिए यदि जो हमारा लागत है उसका 50% एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। जो जो प्रोडक्ट जो कार हमें यहाँ बेचनी पड़ रही है 1 लाख रुपए में, वहाँ जाकर के यदि हमें 1.5 लाख में हम सेल करेंगे, तो प्रोबेबली हम मार्केट में टिक नहीं पाएँगे। इसलिए हम भारतवर्ष में भारत सरकार ने अलग-अलग जगह पर उन्होंने अपना देखा कि ये किसी एक विशेष कंट्री के ऊपर अगर डिपेंडेंसी होगी, तो शायद इससे हमारी जो इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। अनुसार। इसलिए उन्होंने अलग-अलग जगह पर जो टैरिफ के मतलब बता रहा हूँ कि आपको टैरिफ क्यों कम होना चाहिए और हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता क्यों अच्छी होनी चाहिए जिससे कि हम इंटरनेशनल लेवल पर अपने को कम्पीट कर सकें। अभी जो हम बात करते हैं 6.5% 7.3% ग्रोथ रेट की, तो इसमें बहुत कुछ आप देखेंगे, तो इसमें जो एक्सपोर्ट का कंपोनेंट है वो कम है। हमारा जो डोमेस्टिक है, ये चूँकि बहुत बड़ा मार्केट है। दूसरी बात आती है स्टार्टअप्स की और पेटेंट की। जैसा अभी बताया कि एक पेटेंट का भी आपके पास में कराया गया था कुछ। ये पेटेंट का क्या महत्व है? पेटेंट का महत्व है, बताया होगा कि एक बार आपने पेटेंट कर लिया तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई और यदि उसको हम यूज़ करना चाहते हैं तो हमें उसको देना पड़ेगा। अब पेटेंट के लिए एक बहुत बड़ी सीरीज़ है। पेटेंट ये आपने एक पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया, फाइल कर दी और आपको पेटेंट मिल गया। हमने देखा है कि हमारे आरजीपीवी और बच्चों के अथक प्रयास से बहुत ज़्यादा हर साल जितने पेटेंट क्लेम किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा है। But in one of the event, when I was trying to claim that our students and the teacher have claimed कि be more than 500 patents, तो बोले but what is the market value? Always think that whatever you are going to for patent filing, always see what is the market value once it get patented. So what is the market value? Because if they are hiring license from you, you will charge about your product. तो ये सब बहुत सारे ऐसे हमारे सिनेरियो में आ गए हैं। अच्छा ये हम ज़्यादा क्यों सोचने में आ गया है इस समय? शायद हमारे समय में हम पेटेंट की बात नहीं करते थे, स्टार्टअप्स की बात नहीं करते थे और कुछ स्टार्टअप्स तो स्वयं हो भी जाते थे, लेकिन वो स्टार्टअप जो वर्ड है ये फैंसी वर्ड वो नहीं आता था समझ में कि क्या होता है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? हमारा ऑब्जेक्टिव तो अगर हम स्वयं के लिए देखें, तो हमें अपने को सर्वाइव करना है इस समाज में, हमें अपने आप को, अपना परिवार पालना है, तो एक एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए। और आप देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है। आईटी सेक्टर अब बहुत ज़्यादा हम सर्विसेज़ दे रहे हैं, वी आर वेरी वेरी कॉम्पिटेंट इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज़, बट नाउ
अभी जो पहले कंपनी आपको 10 लाख के पैकेज पे ले रही थी, सेम कॉम्पिटेंसी वाले छात्र को अब वो 2 लाख में, 1.5 लाख में हायर कर रही है। इस तरह का जो गिरावट आया है। पहले वो सिर्फ़ आपसे 6 घंटे, 8 घंटे काम करवाते थे। अब ऑनलाइन की वज़ह से अब आपको रात में 2 बजे भी उठ के काम करना पड़ता है, 24 घंटे भी काम करना पड़ सकता है आपको, क्योंकि आपको आईटी सेक्टर से जुड़े रहना है। तो अब लोगों ने क्या शुरू किया है कि ज़्यादातर अब सोच रहे हैं कि इससे अच्छा है कि मेरा खुद का स्टार्टअप हो, मैं खुद की कंपनी का मालिक हो जाऊँ। तो एक और भी हमारे यहाँ के बच्चों में एक ट्रेडिशन शुरू हुआ है कि क्यों ना हम अपनी कंपनी रजिस्टर करा। ऑल ऑफ यू हैव गॉट अ फ्रीडम। एक विद्यार्थी होने के नाते, शिक्षक होने के नाते आपको एक फ्रीडम है। शिक्षक कोई गवर्नमेंट जॉब से कनेक्टेड है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन आप यदि अपनी कंपनी को रजिस्टर करा लेते हैं, आपके जो प्रोडक्ट आज आपने जो बनाए हैं, उस प्रोडक्ट में एक आप संभावना तलाश सकते हैं कि इस कंपनी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। ज़्यादा पैसा लगता नहीं है उसमें। लेकिन आपके अंदर एक जो एटीट्यूड है वो डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। आज इस लेवल पर अगर मैं बात करता हूँ कि मैं जाके कंपनी रजिस्टर करवा दूँ, तो मैं बोलूँगा कि उसमें फिर तो जीएसटी का देखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि भई किससे मिलना है, किस ऑफ़िस में जाना है, किस माध्यम से। यू हैव गॉट द सफिशिएंट टैलेंट एंड यू नो दैट अंडरस्टैंडिंग एट दिस स्टेज, particularly when you go for these electronic devices and talking about the computerizations. तो दिस अभी आपके पास बहुत उज्जवल समय है, जिसमें कि और उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप 15 साल के हैं, 16 साल के हैं और लिमिटेशंस नहीं है, क्योंकि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो चुकी है। आपकी प्रतिभा के बारे में हम सभी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि जब कभी भी हम किसी को भी कंप्यूटर में किसी से काम होता है, तो हम अपने छात्र को बुला के बैठाते हैं कि ये काम कर दीजिए। मोबाइल में ऐप भी रहेगा तो उन्हीं को बुलाते हैं। तो आपकी जो प्रतिभा और जो हमारी न्यू जनरेशन से भावी, ये बहुत अच्छी तरह से हम आपकी प्रतिभा से परिचित हैं। तो उसको अगर आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिले, आपको प्रॉपर मेंटरिंग हो, आप बहुत आपका खुद का भविष्य बहुत उज्जवल होगा और आप अपने भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। अब अंत में एक विशेष रूप से मैं आपको कुछ समझाई संदेश भी देना चाहूँगा कि आप लोग सब जो स्कूल में हैं, वो तकनीकी शिक्षा ज्ञान के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश करेंगे और बहुत से भी ऐसे हैं जो कि नॉन इंजीनियरिंग में भी जाएँगे और सभी कुछ ना कुछ, क्योंकि आप सभी लोगों ने मॉडल प्रस्तुत किया है, तो ये तो हम आश्वस्त हो सकते हैं कि आने वाले समय में भी आपकी जो मॉडल बनाने की प्रतिभा है, जो टैलेंट है, वो बरकरार रहेगी। इसके साथ में लेकिन अब आपको क्या है कि भई ये सब आप करते रहिए। लेकिन हो सकता है कि कोई आपको इसके लिए प्रोत्साहित करे कि भई हम आपको मनी देंगे लेकिन आप इस तरह का काम करें। कोई ऐसा ऐप डेवलप कर दें जिससे कि ये हो जाए, वो हो जाए, जो कि नॉन एथिकल हो, इमोरल हो। उसमें आपको नहीं जाना है। तो आप तमाम तकनीकी ज्ञान लीजिए, मॉडल बनाइए, लेकिन मानवीय मूल्यों का ज़रूर ध्यान रखिए। उसको आप पूरी तरह से उसको आत्मसात करिए। ठीक है? दूसरी बात है कि आप एक एनवायरनमेंट समझते होंगे, क्लाइमेट चेंज समझते होंगे, कि आए दिन कभी भी कुछ भी हो सकता है जो क्लाइमेटिक चेंज है। तो अभी बच्चों में इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। हमारे शिक्षकों में भी इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है, एनवायरनमेंट के प्रति प्रोटेक्शन है और एक तरह से आप लोग सभी एम्बेसडर हैं जिसमें कि समाज में भी जाकर के आप इससे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं मॉर्निंग में घूमने जाता हूँ, तो अभी कई जगह से ऐसे होते हैं कि नल टेप खुले रहते हैं और अविरत पानी बहता रहता है। आप देखिए कि उसमें कितना कष्ट होता है कि जब चेन्नई आपके पास पानी नहीं है, साउथ अफ्रीका में पानी पीने के लिए नहीं है और हमारे यहाँ किस तरह से उस पानी का वेस्टेज हो रहे हैं। तो आप लोग जा कर के जब कभी भी जाएँ, घूमने जाएँ, तो आप निसंकोच बोल सकते हैं कि ये
क्यों हो रहा है? और अगर कुछ आप समृद्ध हैं, आप कुछ कर सकते हैं, तो एक टेप ला कर के लगवा भी दीजिए। भई इस तरह का वेस्टेज तो नहीं सहन हो सकता है। पानी के लिए कितनी लेकिन लोग को पानी जब मिल रहा है तो वेस्ट कर रहे हैं। हुँ? अपनी इकोनॉमी की बात तो मैं कर चुका हूँ कि आपको अपने इकोनॉमी को बढ़ाना है, देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है और अ अ, एक अन्य महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि अ, उम, आप अपने अ, जो एक आदर्श के रूप में किस तरह से आप अपने आप को स्थापित करते हैं। आपकी जो खुद की डिसिप्लिन है, उसको मेंटेन करना होगा, डिसिप्लिन में रहना होगा और यही आपके लिए पूरी जब आप और आपका जो इनोवेशंस है वो देखिए कि सामाजिक जो समस्याओं को सुलझाने में हो। तो आप एथिकल वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए सामाजिक इनोवेशन जो करें उसमें सामाजिक जो समस्याएँ हैं उसमें सुधार करते हुए और अच्छा बहुत सारे ऐसे कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ जिसको कि ध्यान में रखते हुए आप अपने भविष्य को आगे बढ़ाएँ और जो शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हों, उस शिक्षा में आजकल अ, ई कंटेंट भी बहुत आ गया है और कई बार ऐसा होता है कि जो ई कंटेंट मैं अपने शिक्षकों से भी ये आग्रह करूँगा कि ई कंटेंट के प्रति बच्चों को डिस्करेज नहीं करें, है ना? ई कंटेंट बहुत अच्छे-अच्छे ई कंटेंट अवेलेबल हैं जिसके के माध्यम से आप आप वो चीज़ भी जा देख सकते हैं जो कभी-कभी क्लासरूम में मिस हो जाती है। और और ये भी डेवलप करें आप अपने आप को एक्सपोज़ करने की। यदि आपने कुछ पढ़ा है, आपको लगता है कि ये जानकारी हमारे फ्रेंड्स तक पहुँचे, तो आप अपने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे आकर के उसमें एक छोटा-सा 5 मिनट का ये प्रैक्टिस तो शायद आप यहाँ करवाते होंगे कहीं अगर कैसे इस तरह की कोई सेमिनार वगैरह भी करवा सकते हैं आप जिसमें कि हैं वीडियो क्रिएशन करने के लिए। तो बच्चे को वीडियो क्रिएशन करके और खुद बताएँ कि आप किस तरह से अपने आप को डिलीवर कर रहे हैं। क्योंकि डिलीवर करना भी एक बहुत बड़ी कला है जिसमें कि आप अगर आपको समाज में अपने आप को स्थापित करना है, आपको कहीं प्रेज़ेंटेशन करना है, जो भी एम्प्लॉयर होगा आपका वो आपसे सबसे पहले ये एक्सपेक्ट करेगा कि आपके द्वारा जो भी अगर मार्केटिंग की जा रही है तो आपका प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये जो प्रेज़ेंटेशन की स्किल है ना, वो स्किल एक दिन में नहीं आती है और दिस इज़ द राइट टाइम, इट इज़ द राइट एज वेयर यू कैन डेवलप योर प्रेजेंटेशन स्किल। तो प्रेजेंटेशन स्किल चाहे हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, किसी भी भाषा में हो, उसको बहुत अच्छी तरह से आपको करना है। आपस में बात करिए, ग्रुप डिस्कस करिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन उससे ग्रुप डिस्कशन भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो इसके लिए आप तैयार रहिए और भविष्य के जो एक चैलेंजेज़ है, उस चैलेंज को स्वीकार करिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विज़न है, विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसको साकार बनाइए। तो इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। गौरव जी आपने यहाँ पर बुलाया और हमारे बच्चों के साथ में मिलने का मौका दिया, तो धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर बधाई हो आप लोगों को सभी को। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अब वो समय आ गया है जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार है। अभी भी इंतज़ार है? गुड, गुड। तो पहले मुझे बताइए कैसे रहे 3 दिन आपके? मज़ा आया? बच्चों ने बहुत दिमाग खाया होगा ना जो घूमने आए थे? ऐसा क्यों बनाया? है ना? जजेस से ज़्यादा सवाल उनके रहते हैं, राइट? चलिए। तो सर विथ योर परमिशन कैन वी अनाउंस? यस। तो इन 3 दिवसीय नवप्रवर्तन महोत्सव के रिजल्ट हमारे साथ है। हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी से जो है ग्रास रूट इनोवेटर्स जिनमें जो खुद ही अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। हर एक इनोवेटर ऑलरेडी विनर है।
सो यहाँ पर भले ही लिमिटेशन हो 5 प्राइजेस की, बट मैं सबसे पहले उन प्रतिभागियों को बुलाना चाहूंगा जिन्हें हम पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट से यहाँ पर सम्मानित करेंगे। तो दीपक मालवीय जी अगर हमारे बीच में उपस्थित है तो कृपया मंच पर आकर अतिथियों के द्वारा के बाद महाराज जी लोधी, इसके बाद मैं हमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कृपया मंच पर आए। इसके बाद पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के लिए भगवान श्री विश्वकर्मा और उनकी पूरी टीम को मैं अनुरोध करूंगा कि वो कृपया मंच पर आए तथा अतिथिगण के साथ सम्मान से अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करने की कृपा करें। भगवान सिंह विश्वकर्मा जी, आपकी पूरी टीम अगर आ सके तो अच्छा है स्टेज पर। जोरदार तालियां बजती रहे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसी श्रेणी में 5वें पुरस्कार जो जाता है श्री लाल जी कुशवाहा को, जिनका मॉडल का विषय है पवन पानी पशु, तथा अभी उन्होंने और एक कंपोनेंट उसमें जोड़ दिया है सौर से चलने वाला सहयोगी पूर्ण प्लांट। पूरी ऊर्जा के साथ पूरा ऑडिटोरियम गड़गड़ाहट के साथ आपके तालियों से गूंज जाना चाहिए हमारे प्यारे कुशवाहा जी के लिए, जो अपने नाती और बहू के साथ यहां पर उपस्थित है। कि मेहनत के लिए जितनी तालियां बजाई जाए उतनी कम है। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस श्रेणी के चतुर्थ पुरस्कार के लिए श्री मोहम्मद हुसैन। आजाद सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आजाद सर से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आकर अतिथियों को ज्वाइन करें। चतुर्थ पुरस्कार के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री मोहम्मद हुसैन, जिनके मॉडल का नाम था धोरी धूरी सौर ट्रैक्टर। इसी श्रेणी में तृतीय पुरस्कार जाता है श्री काशीनाथ एन लोखंडे। लोखंडे और उनकी टीम से अनुरोध करूंगा। हाँ, सभी जो विनर्स हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि आप लोगों के लिए कैश प्राइज भी है, तो कृपया आप अपना पुरस्कार लेकर इस तरह से जाइए ताकि हमारी टीम यहाँ पर जो बैठी है वहां पर आपको कुछ हस्ताक्षर करने होंगे पुरस्कार प्राप्त किया इसलिए। सो इस तरह से हमारा सहयोग करने की कृपा करें। काशीनाथ एन लोखंडे जी, पंढरीनाथ नाम की सोयाबीन की एक अलग ही नस्ल इनकी विशेषता रही है, जिसके लिए इन्होंने तृतीय पुरस्कार इस श्रेणी में प्राप्त किया है। द्वितीय पुरस्कार जाता है श्रेणी में रीचा 200 श्री राजकुमार राठौड़ जी। अनुरोध करूंगा कि सर मैडम के साथ आप स्टेज पर आइए। राठौड़ सर। और अब बारी आती है इसी श्रेणी के इसी श्रेणी में प्रथम पुरस्कार की उच्च तकनीक रीपर श्री राजपाल नरवरिया जी। रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया स्टेज पर आए और
पुरस्कार राशि मान्यवरों के हाथों से ग्रहण करने की कृपा करें। के बाद हम आगे बढ़ेंगे स्कूल कैटेगरी की तरफ। सभी जो प्रतिभागी के सर्टिफिकेट्स हैं, सभी हमारे इस बिल्कुल रुकना है सभी को। सारे जो विजेता है उनसे अनुरोध रहेगा कि बहुत ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज से भी ये जरूरी है सभी का स्टेज पर सारे मान्यवरों के साथ एक ग्रुप फोटो होना बहुत ही जरूरी है। तो आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा सा प्रतीक्षा करें। इसके बाद हम चलते हैं कॉलेज कैटेगरी की तरफ। कॉलेज कॉलेज कैटेगरी में है ना, सीनियरिटी वाइज चल रहा है ना अभी हमारा, राइट? सीनियरिटी अभी तो पांचवा पुरस्कार प्रोत्साहन पुरस्कार, वैसे पांचवा जो चौथा है इक्वल है, प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में मिल रहा है सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी भोपाल रोपवे रेस्क्यू रोबोट सानिया चौधरी एंड रेखा सोनी। आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ देम प्लीज कम ऑन द स्टेज, मंच पर आकर अपना पुरस्कार प्राप्त करें। दूसरा प्रोत्साहन पुरस्कार जाता है, इनके बाद अनाउंस करूंगा मैं। तो 2 प्रोत्साहन पुरस्कार है और 3 हमारे प्रथम द्वितीय तृतीय। तो प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए सभी को 1000 रुपए की राशि मिलेगी। तृतीय पुरस्कार के लिए 3000, द्वितीय के लिए 4000 और प्रथम के लिए 5000 रुपए की राशि आपको पुरस्कार स्वरूप मिल रही है। तो प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए कॉलेज कैटेगरी चौथा स्थान प्राप्त किया है हर्ष पंथी एंड प्राची बोलापुरी फ्रॉम JNHS पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लेक क्लीनिंग बोट। और सभी से मैं अनुरोध भी करूंगा कि गाइड टीचर अगर आपके साथ में है तो कृपया शिक्षक भी स्टेज पर अपने बच्चों के साथ जरूर आए, क्योंकि जितना मेहनत बच्चों का है उससे कई ज्यादा मेहनत शिक्षकों की इसके पीछे होती है। अपने सारे दिनचर्या के कामों को छोड़कर आप लोग अलग से इसके लिए समय निकालते हैं, तो आप भी सम्मानित और पुरस्कार के उतने ही भागीदारी भी है। तृतीय पुरस्कार जाता है इस कैटेगरी में इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन भोपाल इनविजिबल पियानो, जिसके लिए है प्रियांजलि गोस्वामी एंड शांतनु कुशवाहा। सॉरी सॉरी, आई थिंक नाम गलत हो गया। दिस इज पवनी रहंग डाले एंड शिवाजी राजा परमार और तृतीय पुरस्कार। पवनी रहंग डाले एंड शिवाजी राजा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। तृतीय पुरस्कार जाता है श्रेणी में सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी भोपाल स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम विद सोलार पैनल एंड नेम आर प्रियांजलि गोस्वामी एंड शांतनु कुशवाहा। प्लीज कम ऑन द स्टेज। शिक्षकों से भी निवेदन है कि कृपया अपने विद्यार्थियों के साथ स्टेज पर पधारें। कॉलेज कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार कोई गेस कर सकता है? महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उज्जैन डिस्पोजेबल डिशवेयर योगेंद्र सिंह। कृषक के घरों से निकलने वाले कचरे को किस तरह से एक इनोवेटिव रूप में
डिस्पोजेबल डिशवेयर्स के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया अपनी रिसर्च और पुख्ता सबूतों के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी विनर्स को। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्कूल कैटेगरी में, और स्कूल कैटेगरी में पहला प्रोत्साहन पुरस्कार जाता है सेंट जोसेफ कोएड स्कूल भोपाल, ग्रीन एल्केमी। आई रिक्वेस्ट रविराज सिंह, विभोरे शर्मा and madam, please come on the stage. I request guide teachers, please join your students on the stage. Also, if the team is behind the scene, जिन्होंने इसके साथ काम किया है, सारी टीम भी स्टेज पर ज्वाइन कर सकती है। द्वितीय प्रोत्साहन पुरस्कार जाता है दिल्ली पब्लिक स्कूल, नीलबर्ड सिहा, द स्मार्ट इंक्लूसिव हेल्थ असिस्टेंट विनायक सिंह and Shivansh Gaur. With guided teacher, I request them please come on the stage. Third prize in this category goes to Sagar Public School, Gandhinagar, Bhopal for Smart Preservation Box. So the team is Aina Hussain and Yash Patidar. With guided teacher, I request them please come on the stage. जोरदार तालियों से इनका उत्साह हमेशा बना रहना चाहिए। सेकंड प्राइज द्वितीय पुरस्कार जाता है सीधी से आए हुए श्री उत्कर्ष नामदेव, राशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिनके स्कूल का नाम है गवर्नमेंट एक्सीलेंस हाई स्कूल सीधी। इसके बाद दिल थाम के बैठ जाइए, है ना, क्योंकि प्रथम पुरस्कार स्कूल कैटेगरी जा रहा है सेंट जोसेफ क्वाइट स्कूल भोपाल, जल रक्षक, सार्थक सिंह एंड आर्यांश तिवारी। गाइडेड टीचर्स एंड टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वो मंच पर आकर अपना पुरस्कार प्राप्त करें। जोरदार तालियों से प्रथम पुरस्कार विजेताओं का उत्साहवर्धन किया जाए। सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
अतिथियों से मैं अनुरोध करूँगा कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। बस ये देना मोमेंटो ना, मोमेंटो। यस सर। तो पहले मोमेंटो ले लो। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स आप हमारी टीम से यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं बिफोर यू लीव द ऑडिटोरियम। थोड़ा देर हम वेट करेंगे। अतिथियों के धन्यवाद ज्ञापन स्वरूप मैं अनुरोध करूंगा हमारे केंद्र के प्रमुख श्री साकेत सिंह कौरव सर से कि कृपया मुख्य अतिथि का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया, धन्यवाद ज्ञापन करें हम सबकी तरफ से, हमारे काउंसिल की तरफ से, स्टार्टअप सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई, गवर्नमेंट ऑफ एमपी की ओर से अ टोकन ऑफ लव टू चौबे सर। इसी क्रम में मैं सर आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि सिपाहा सर की अनुपस्थिति में मौजूद हमारे आजाद सर का आप सम्मान से और इस हमारी पूरी टीम की तरफ से, काउंसिल की तरफ से तथा एमएसएमई की टीम की तरफ से बहुत बहुत आपका धन्यवाद है सर। धन्यवाद सर। आ, ठीक है, जितने भी विनर्स हैं, इससे पहले कि हम धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें, सभी विनर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑल कैटेगरी प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक अतिथियों के साथ आप सभी का ग्रुप फोटो हमें यहाँ पर लेना है, तो कृपया प्लीज सभी ऑल विनर्स फ्रॉम ऑल 3 कैटेगरीज कृपया स्टेज पर आ जाइए। सभी लोग जल्दी से स्टेज पर आ जाइए प्लीज। सर निकल आ जाते
बाद में श्री साकेत सिंह सॉरी श्री स्वप्निल जी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया इस कार्यक्रम हेतु धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस कार्यक्रम में सबसे पहले सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि अपने प्रतिभागिता से आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही साथ आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को का मैं धन्यवाद करता हूं कि इस कार्यक्रम में पधार करके इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। इसके साथ ही मैं आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल की पूरी टीम एवं हमें डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई एमपी स्टार्टअप सेंटर गवर्नमेंट ऑफ एमपी की पूरी टीम को भी धन्यवाद करता हूं इस पूरे कार्यक्रम को चरितार्थ करने के लिए एवं आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल से आदरणीय साकेत सर का भी और इसके पीछे जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जिसने भी कंट्रीब्यूशन किया है मैं उन सभी को धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।